हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 3 है और उस बुक नंबर 1 का, जिस बुक का नाम है समाजशास्त्र का परिचय। ठीक है ना। तो उसमें दो बुक हैं क्लास 11th में। एक का नाम है समाजशास्त्र का परिचय, बुक नंबर 1। तो उस बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है सामाजिक संस्थाओं को समझना। तो आज इस चैप्टर को हम डिटेल में समझेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा कम से कम समय में, ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो सके। ठीक है। तो पहले जानते हैं कि चैप्टर जो है किस चीज़ के बारे में है, इसमें क्या बताया गया है। तो समाज समाज अनेक सामाजिक संस्थाओं से मिलकर बना होता है। ये संस्थाएं समाज में व्यवस्था बनाए रखने, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा सामाजिक जीवन को नियमित करने का कार्य करती है। ठीक है। फिर आता है मुख्य सामाजिक संस्थाएं तो क्या हैं, जैसे परिवार हो गया, विवाह, नातेदारी, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म, शिक्षा। तो ये सब सामाजिक संस्थाएं हैं। ठीक है। फिर आता है सामाजिक संस्था क्या है। तो सामाजिक संस्था नियमों, मूल्यों, परंपराओं और भूमिकाओं का ऐसा संगठित ढांचा है जो समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है। सामाजिक संस्था की विशेषता क्या होती है। समाज द्वारा स्वीकृत नियमों पर आधारित होती है, लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करती है, समाज में स्थिरता बनाए रखती है और समय के साथ परिवर्तन भी स्वीकार करती है। प्रत्येक संस्था का एक निश्चित उद्देश्य होता है। ठीक है। फिर आते हैं सामाजिक संस्थाओं के दो प्रमुख दृष्टिकोण। तो कौन कौन से होते हैं। तो पहला आता है प्रकार्यवाद। इस दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक संस्था समाज के लिए उपयोगी होती है। सभी संस्थाएं मिलकर समाज में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखती हैं। ठीक है। परिवार, शिक्षा, धर्म आदि समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। फिर आता है संघर्षवाद। इस दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक संस्थाएं हमेशा सभी के हित में कार्य नहीं करती। कई बार ये असमानता और शक्ति के असंतुलन को बनाए रखती हैं। समाज में वर्ग, जाति, लिंग और लिंग के आधार पर संघर्ष भी उत्पन्न होता है। ठीक है। तो दो दृष्टिकोण आपने समझे। फिर आते हैं परिवार। तो परिवार समाज की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। परिवार के कार्य बच्चों का पालन पोषण, सामाजिकरण, आर्थिक सहयोग, भावनात्मक सुरक्षा, संस्कृति और मूल्यों का हस्तांतरण। ठीक है। फिर आते हैं परिवार के प्रकार। तो कौन से प्रकार होते हैं। पहला आता है आकार के आधार पर एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ठीक है। आकार के आधार पर दो परिवार होते हैं। तो एकल परिवार में क्या क्या आते हैं। परिवार में माता, पिता और बच्चे। और संयुक्त परिवार में परिवार की कई पीढ़ियाँ एक साथ जो है आती हैं। ठीक है। फिर आते हैं निवास के आधार पर। तो जैसे आता है पितृ स्थानीय। ठीक है। फिर आता है माता स्थानीय, दो प्रकार का होता है। फिर आता है 3 प्रकार का होता है। फिर आता है नव स्थानीय। ठीक है। तो वंश के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। पितृवंशीय, मातृवंशीय। ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं। फिर आता है विवाह। तो विवाह समाज द्वारा स्वीकृत स्त्री और पुरुष या विभिन्न समाजों में मान्य अन्य स्वरूपों के बीच स्थापित सामाजिक संबंध है, जिसके माध्यम से परिवार का निर्माण होता है। विवाह का उद्देश्य, क्या उद्देश्य होता है विवाह का। परिवार की स्थापना, बच्चों का जन्म और पालन पोषण, सामाजिक मान्यता, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है। फिर आते हैं विवाह के प्रकार। तो कितने प्रकार के विवाह होते हैं। पहला आता है एक विवाह। फिर आता है एक पुरुष और एक महिला के बीच वाला जो विवाह होता है उसे एक विवाह कहते हैं। ठीक है। मोनोगामी। फिर आते हैं बहु विवाह। यह एक व्यक्ति और अनेक जीवन साथी, जिसे बहु विवाह कहते हैं। इसके प्रकार कौन से होते हैं। बहुपत्नी विवाह या बहुपति विवाह। ठीक है। 2 प्रकार होते हैं। फिर आते हैं विवाह के नियम। तो 2 नियम हैं। पहला है अंतर्विवाह, दूसरा है बहिर्विवाह। ठीक है। और नहीं, विवाह 3 नियम है। फिर आता है विवाह संबंधी। ठीक है। पति, पत्नी, सास, ससुर, देवर, भाभी। ठीक है। विवाह के 2 नियम हैं, 3 नहीं 2 नियम हैं। और विवाह के संबंधी कौन कौन से होते हैं। पति, पत्नी, सास, ससुर, देवर, भाभी। ये सब विवाह संबंधी हैं। ठीक है। जो नए नए रिश्ते होते हैं, बनते हैं विवाह होने के बाद। फिर आते हैं नातेदारी, सामाजिक सहयोग और उत्तरदायित्व को मजबूत बनाती है। ठीक है। फिर आते हैं नातेदारी। अभी नातेदारी क्या होती है। रक्त संबंध तथा विवाह संबंध पर आधारित सामाजिक संबंधों को नातेदारी कहते हैं। नातेदारी के प्रकार कौन से प्रकार होते हैं। पहला आता है रक्त संबंधी, जैसे माता, पिता, भाई, बहन, ये सब हो गए, ये रक्त संबंधी नातेदारी है। फिर आता है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था वह संस्था है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग का संचालन करती है। आर्थिक संस्थाओं के कार्य रोजगार उपलब्ध कराना, आय अर्जित करना, संसाधनों का वितरण करना। ठीक है। लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है। फिर आते हैं कार्य।
तो कार्य केवल जीविका कमाने का साधन नहीं बल्कि समाज में पहचान और प्रतिष्ठा का भी आधार है। कार्य के प्रकार कौन कौन से कार्य होते हैं? कृषि हो गया, उद्योग हो गया, सेवा क्षेत्र, स्वरोजगार, ठीक है। औद्योगिकरण और तकनीकी विकास के कारण कार्य के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन आया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान कोई कार्य कर रहा है, चाहे वो खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो सिर्फ एक आधार ही नहीं है कि मतलब अपना आजीविका चलाने के लिए कर रहा है। वो दूसरा आधार ये भी होता है कि उसी हिसाब से उसकी इमेज बनती है, ठीक है। फिर आते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स। तो राजनीतिक संस्था समाज में शक्ति और अधिकार के वितरण से संबंधित होती हैं। तो शक्ति, दूसरों के विरोध के बावजूद अपनी इच्छा लागू करने की क्षमता, ये शक्ति हो गई। अधिकार, ऐसी शक्ति जिसे लोग वैध और उचित मानते हों, इसे हम अधिकार कहते हैं। फिर आता है राजनीतिक संस्थाओं के कार्य। तो कौन कौन से कार्य हैं? कानून बनाना, कानून लागू करना, सुरक्षा प्रदान करना, न्याय देना, शासन करना, ठीक है। फिर आता है धर्म। तो धर्म विश्वासों, आस्थाओं, नैतिक मूल्यों और धार्मिक अनुष्ठानों की सामाजिक व्यवस्था है। धर्म के कार्य तो कौन कौन से हैं? नैतिक शिक्षा देना, सामाजिक एकता बढ़ाना, मानसिक शांति देना, सामाजिक नियंत्रण बनाए रखना। तो ये सब जो है धर्म के कार्य हो गए। फिर आता है धर्म के सकारात्मक पक्ष। कौन कौन से पक्ष हैं सकारात्मक? सहयोग, भाईचारा, नैतिकता। और नकारात्मक पक्ष क्या क्या हैं? अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, कट्टरता, ठीक है। फिर आते हैं शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा समाज की महत्वपूर्ण संस्था है। शिक्षा के कार्य कौन कौन से कार्य हैं? ज्ञान देना, व्यक्तित्व का विकास करना, सामाजिक मूल्यों का विकास करना, रोजगार के लिए तैयार करना, लोकतांत्रिक नागरिक बनाना, ठीक है। फिर आते हैं शिक्षा के प्रकार। तो कौन से प्रकार होते हैं? तो औपचारिक शिक्षा, इसमें कौन कौन से आते हैं? औपचारिक में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। और अनौपचारिक शिक्षा में क्या क्या आते हैं? परिवार, समाज, मीडिया, अनुभव, जो मतलब परिवार से कुछ प्राप्त हो, समाज से कुछ प्राप्त हो, आजकल मीडिया है, इंटरनेट का सिस्टम है, तो उससे कुछ प्राप्त हो, अनुभव से कुछ प्राप्त हो, तो इसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन। तो समाज की संस्थाएं स्थिर नहीं रहती, परिवर्तन के कारण क्या है उसके? औद्योगिकरण, नगरीकरण, शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीक, वैश्वीकरण, ठीक है। तो ये सब परिवर्तन के कारण हैं सामाजिक। उदाहरण के लिए संयुक्त परिवारों की संख्या में कमी हो गई पहले के मुकाबले। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में वृद्धि हुई है। विवाह की आयु में वृद्धि हुई है, ठीक है। ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार हुआ है, ठीक है। फिर सामाजिक संस्थाओं का परस्पर संबंध। कोई भी संस्था अकेले कार्य नहीं करती, ठीक है। उदाहरण के लिए शिक्षा को प्रभावित परिवार शिक्षा को प्रभावित करता है, शिक्षा रोजगार को प्रभावित करती है और अर्थव्यवस्था परिवार को प्रभावित करती है। धर्म राजनीति को प्रभावित करता है, ठीक है, कर सकता है। इस प्रकार सभी संस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ठीक है। कोई अकेला ऐसा कोई संस्था नहीं है जो एक अकेला हो, किसी से अलग से उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ता हो, ऐसा कोई संस्था नहीं है समाज में। फिर आते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण पॉइंट जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, जैसे कि सामाजिक संस्था समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक संस्था है। विवाह परिवार की आधारशिला है। नातेदारी रक्त एवं विवाह संबंधों पर आधारित होती है। राजनीति शक्ति और अधिकार से संबंधित है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का साधन है, ठीक है। शिक्षा समाजीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम है और सामाजिक संस्थाएं समय के साथ बदलती रहती हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।